नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने मैट्रिक्स वाला चैप्टर चल रहा है, उसकी एक एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो चुकी है। उसके लगभग आपने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए होंगे। लेकिन आज के दिन में एक इंपॉर्टेंट बात को बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बोला कि निशांस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोटा की पूरी टीम ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जोर दे रही है और उन्होंने निशान क्लासेस ने एक एप्लीकेशन जारी किया है जो प्ले स्टोर पर आपको निशांस कोटा के नाम पर मिल जाएगा। निशान कोचिंग के डायरेक्टर सर श्रीमान रुद्रेश जी तिवारी वो खुद भी अपने वीडियो को अपलोड करते हैं, जो हैशटैग रुद्रेश तिवारी नाम पे यूट्यूब पे साइट बनी हुई है, यूट्यूब पे पेज है, तो उस चैनल पे आप जाकर वहां पे फिजिक्स की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है निशान क्लासेस के द्वारा। मैं भी जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो निशान क्लासेस के द्वारा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन दिया हुआ है उसे डाउनलोड करें, वहां पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। अभी इंग्लिश वाले सर भी वीडियो बनाने पे जोर दे रहे हैं, वो भी ग्रामेटिकल इंग्लिश बना रहे हैं, इंग्लिश के कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो वहां पे इंग्लिश का मिलेगा, इंग्लिश के बुक्स का अनुवाद मिलेगा कि भाई कैसे उनको सोल्व करना है, कैसे क्या है। वो इंग्लिश वाले सर भी तैयार हैं, केमिस्ट्री वाले सर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। तो अपने को ये सारा पढ़ने का मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। निशांस कोटा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे पहला काम यही करें कि वीडियो को बाद में देखें, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाए और निशांस कोटा प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है निशान कोचिंग की उसे डाउनलोड करें। अब बात करता हूं मैं अपने चैप्टर की। अपने चैप्टर में एक एक्सरसाइज हो चुकी थी 3.1, जिसके अंदर अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब मैट्रिक्स के टाइप्स के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन भी अपन कर चुके थे, लेकिन अब अपन बात करते हैं कि इसके आगे क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मैट्रिक्स के अंदर वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा मतलब कि गणितीय रूप में मैट्रिक्स का क्या क्या यूज है। तो सबसे पहली बात, नंबर 1, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका एडिशन कैसे किया जाता है, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो ये एडिशन कैसे करेंगे? देखो, एडिशन हुआ और सब्ट्रैक्शन हुआ, दोनों ही सेम चलते हैं। तो मैं पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा और दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। तो दोनों ही अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो सबसे पहली चीज दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन तब किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, वरना सब्ट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल नहीं है। पहली काम की बात है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने कहा ये 2 4 5 3 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है। आप मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो कितनी रो है? 2। कितने कॉलम में? 3। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 into 3। आई बात समझ में? मैट्रिक्स बी ले लेता हूं मैं। मैट्रिक्स बी ले ली मैंने, 6 -1 0 2 -4 5, ये बी मैट्रिक्स होगी। मैंने कहा इसका भी ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2 into 3। देखो, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है? सेम है। दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है? सेम है। तो दोनों मैट्रिक्स को एडिशन किया जा सकता है। ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए के अंदर क्या करना है? मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। तो देखो 2 4 5 3 2 1 प्लस 6 -1 0 2 -4 5। ध्यान से समझेंगे, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब किया जा सकता है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। और एडिशन करते हैं तो कैसे करते हैं
कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर ऐड किया जाता है। मतलब पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को इसका भी फर्स्ट, मतलब इसका A11 तो इसका भी A11, इसका A12 तो इसके A12 के साथ, इसका A13 तो इसका A13 के साथ ऐड होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही आएगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब 2 into 3। आई बात समझ में? तो देखो कैसे ऐड करते हैं। 2 + 6 पहले एलिमेंट में पहले को, 4 + -1 और 5 + 0। अगला 3 + 2, 2 + -4 और 1 + 5। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा A + B इक्वल 2 और 6 8, 4 - 1 3, 5 + 0 5, 3 + 2 5, 4 - 2 - 4 माइनस का 2 और 1 + 5 6। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा जो गिवन मैट्रिक्स का। तो देखो यहां से क्या समझे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन तब किया जा सकता है या सब्ट्रैक्शन तब किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होता है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन करें तो चाहे तो अपन b - a निकाल सकते हैं, मतलब b में से किसको माइनस करना है, a को। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो पहले b मैट्रिक्स लिख देते हैं। 6 - 1 0, 2 - 4 5 में से माइनस करना है 2 4 5 3 2 1। यहां से देखिएगा 6 में से 2 माइनस किया 4, -1 -4 माइनस का 5, 0 - 5 माइनस का 5, 2 - 3 -1, -4 - 2 -6, 5 - 1 4। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। इस तरीके से अपन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन ने दो बातें पढ़ी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट चीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है, ये बड़ी काम की बात है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है भाई, दो मैट्रिक्स है उनका अपने को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहली बात डेफिनेशन सुनते हैं कि क्या कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कब नहीं है। तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब किया जा सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान से सुनना, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, जनरल फॉर्म में लिख देता हूं मैं AIJ, इसका ऑर्डर लिख लेता हूं मैं m × n। दूसरी मैट्रिक्स B, इसकी जनरल फॉर्म में BIJ, इसका ऑर्डर है n × p। तो मैं अगर मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैट्रिक्स B से तो मेरे को ऐसा लिखना होगा AIJ m × n ये ऑर्डर मल्टीप्लाई BIJ n × p इसका ऑर्डर। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ कॉलम को कौन बताएगा ऑर्डर में पीछे आने वाली संख्या, तो ये नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। और तब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी A × B वो क्या मिलेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा m × p, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के। तो यहां से आएगा AIJ × BIJ। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि सर क्या मैं B को A से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, BA कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने कहा पहली मैट्रिक्स कौन है मेरे पास B, तो B का जनरल फॉर्म क्या है BIJ n × p इंटू सेकंड मैट्रिक्स कौन है A की वैल्यू
ए की जनरल फॉर्म ए आई जे एम इंटू एन। मैंने कहा कि आज के दिन पहली मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है। मैंने कहा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। क्या ये पी और एन एम इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ध्यान से समझें कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। ये काम की बात है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम की बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें गलती नहीं करनी, ध्यान से देखना है कि पहली मैट्रिक्स में जो जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ रो किसके अंदर होने चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स की रो के अंदर। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। और इसका मतलब क्या होता है कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो रिजल्टेंट का है वो क्या है, m इंटू पी। मतलब m क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, और p क्या है, इसका नंबर ऑफ कॉलम। तो मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A है 2 4 5 -1। ऑर्डर क्या है आप मुझे बताइए, 2 इंटू 2। बी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं 2 -1 0 0 1 2। ऑर्डर क्या है इसका, 2 इंटू 3। मान लीजिए मुझे ए बी निकालना है, ए बी का मतलब ए इंटू बी, तो ये ए इंटू बी है। ए इंटू बी का मतलब मैट्रिक्स है 2 4 5 -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 -1 0 0 1 2 से। ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स ये, इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल है क्या सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, हाँ यहाँ इक्वल है 2 2, तो इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, ऑर्डर के अंदर रिजल्टेंट पार्ट। तो मैंने कहा पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चे, 2। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाली उसका ऑर्डर क्या होगा, पहली काम की बात। तो पहली मैट्रिक्स के तो क्या लिए रिजल्टेंट के अंदर रो, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर क्या लिए कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करना है, पहली मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। इस तरीके से आई बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे, तो देखो ये पहली रो है R1 और ये दूसरी रो है R2, इसके कॉलम से करना है, ये C1 ये C2 ये C3। तो R1 को C1 से करेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा A11, आई बात समझ। R1 को C2 से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा A12, R1 को C3 से करेंगे तो ये मिलेगा A13, आई बात समझ। अब R2 का नंबर, क्योंकि R1 तीनों कॉलम से हो गया, अब R2 को पहले कॉलम से करेंगे तो 2 1 2 1 यही आता है, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 यही आएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 यहाँ आएगा। इस तरीके से ये एलिमेंट मिलेंगे अपने को, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, देखो R1 को करना है C1 से, तो पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, और बीच में ऐड। तो 2 को 2 से किया 4 प्लस 4 को 0 से किया 0, फिर पहली रो का पहले कॉलम से, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो 4 को -1 से करेंगे, सॉरी 2 को -1 से करेंगे -2, 4 को 1 से करेंगे प्लस का 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे 8। अब पहली रो ने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी रो का नंबर, अब दूसरी रो में भी पहला एलिमेंट पहले से, तो 2 को 5 से किया कितना आ गया 10, -1 को 0 से किया 0, 5 को -1 से किया -5, -1 को 1 से किया -1, 5 को 0 से किया 0, -1 को 2 से किया -2। ऐड कीजिए और सोल्व कर लीजिए।
ये आ गया 4 + 0 4, -2 + 4 2, 0 + 8 8, ये 10, ये -6 -2, ऑर्डर आ गया 3 2 2 3। इस तरीके से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है तो आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि पहले देखें कि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और कैसे चेक करेंगे, आपको देखना है कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी के बाद कुछ बातें और कर लेते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर प्रॉपर्टीज। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो इसको बोलते हैं अपन एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टी। उससे ये कि यही प्रॉपर्टीज चलती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी है एडिशन के अंदर, उसका नाम होता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। और यही कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है। होता क्या है देखिएगा कि अगर कभी भी कोई भी दो मैट्रिक्स से ए और बी को ऐड करें तो वो हमेशा इक्वल होता है b + a के। कहने का मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी का पालन करती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं है कि b × a के इक्वल हो। इसलिए मैं बोलता हूँ a × b इज नॉट इक्वल b × a। मतलब एडिशन के अंदर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी या कम्युलेटिव लॉ का पालन होता है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्युलेटिव लॉ का पालन नहीं होता है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी एक मैट्रिक्स को b और c के एडिशन में ऐड करें तो वो a + b का एडिशन और c में करें तो ये इक्वल आता है। मतलब किसी मैट्रिक्स a को b और c के एडिशन में और a + b को c के अंदर ऐड करें तो ये हमेशा इक्वल होता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ का पालन करती है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसा होता है कि a को b × c से मल्टीप्लाई करें या फिर a × b को c से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आता है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर और एडिशन के अंदर दोनों के अंदर एसोसिएटिव लॉ का पालन किया जाता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काम की, इसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स A के अंदर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए कि मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिले। मतलब A के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से मिले। तो कहा कि सर 0 मैट्रिक्स ऐड कर दो तो हमेशा क्या मिलेगा, A मिलेगा, या 0 के अंदर A ऐड कर दो तो भी A मिलेगा। आई बात समझ में? तो एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए अपने को क्या डेफिनेशन रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स A के अंदर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए कि मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए, और जो मैट्रिक्स अपन ऐड करेंगे उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये 0 मैट्रिक्स जो होगी वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करूं तो मैट्रिक्स A को ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे कि मुझे वापस से वही मिल जाए। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसकी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, या फिर किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करें तो A मैट्रिक्स मिलती है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है। और यहाँ पे I जो होगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी।
इनवर्स प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? देखो सेम इसी से रिलेशन निकल के आता है इसका कि मैट्रिक्स ए के अंदर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करे कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखो एडिशन की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, मतलब मुझे क्या मिलनी चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। तो मैं अगर ए के अंदर क्या ऐड कर दूं? माइनस ए ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? जीरो मैट्रिक्स। और माइनस ए क्या कहलाएगा उस केस में? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। आई बात समझ में? ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मैट्रिक्स ए को ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? आई। आई क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स ए को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। और यहाँ पे ए इनवर्स क्या होगा मेरा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टी है जो एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है। चारों ही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अपन ए इनवर्स निकालना सीखेंगे जब चैप्टर को धीरे धीरे आगे पहुंचाएंगे। यहाँ पे अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडिटिव इनवर्स निकालिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स एक, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी तो उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। लेकिन ए इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए अपन काफी सारा काम करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो काफी लंबा मेथड है। वो बात अपन बाद में करेंगे कि कैसे ए इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी, जनरल फॉर्म में मैं बना लेता हूं ए आई जे, इसका ऑर्डर है m इंटू n। तो किसी भी मैट्रिक्स के सभी रो को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए या फिर सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो मिलने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो होगी उसकी ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए की पावर टी से। ए की पावर टी का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए आई जे का ट्रांसपोज और m इंटू n इसका ऑर्डर है। तो यहां से जो ए की पावर टी मिलेगा वो क्या होगा कि ये एलिमेंट चेंज होगा और ये क्या बनेगा? जे आई बनेगा और ये क्या बन जाएगा? n इंटू m। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है? सभी रो को कॉलम में या फिर सभी कॉलम को रोस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए 1 2 4 6 -1 0। मैंने कहा इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2, 3 रो है 2 कॉलम है। तो मैंने कहा ए का ट्रांसपोज निकालो, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, पहली रो इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो तो 1 और 2, दूसरी रो इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो 4 और 6, तीसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे -1 और 0। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3। तो यहाँ से ऑर्डर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। कैसे निकालना है? सभी रो को या तो कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर सभी कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दो। इस तरीके से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी होती है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए नेगेटिव ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल है तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, और कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 9 -4, यहां से 3 -4 0।
मैंने कहा इसका ऑर्डर क्या है सर बताइए, 3 into 3। तो मैंने कहा ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, देखिएगा पहली रो को कॉलम में चेंज करें तो 1 2 3, सेकंड रो को कॉलम में चेंज करें तो 2 9 -4, थर्ड रो को कॉलम में चेंज करें तो 3 -4 0। देखो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों कैसे आगे, इक्वल आगे। तो आपने क्या देखा, ए इक्वल ए का ट्रांसपोज है, मतलब ए क्या है, सिमेट्रिक है। ये कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम ऐसे अगर इसको सिमेट्रिक का एग्जांपल दें तो मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, कोई सी भी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 0 -1 2 1 0 4 -2 -4 0, ये कोई मैट्रिक्स। मैंने कहा सबसे पहले मैंने कहा इसका ट्रांसपोज निकाल, तो ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, देखो पहली रो को कॉलम में 0 -1 2, ठीक, 1 0 4 -2 -4 0, ये आ गया। क्या इक्वल आया क्या, देखो नहीं आया। लेकिन देखो ध्यान से, अगर मैं माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालता हूं, मतलब मैट्रिक्स ए की पावर टी को, ए के ट्रांसपोज को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होने वाला है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को माइनस से किया तो 0 होने वाला है, 1 को माइनस से किया -1, 2 को माइनस से किया तो माइनस का 2 और माइनस का क्या हो गया, प्लस का 2, -1 प्लस का 1, 0 -1 सॉरी 0 -1 0, और यहाँ से 4, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ माइनस का 4 और ये 0। आपने देखा कि माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इसका मतलब ए कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट भी है, आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है और कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स जो कौन सी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तब होगी जब वो स्क्वायर हो, पहली कंडीशन ये ध्यान रखना कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी होती है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देखो प्रिंसिपल डायगोनल को, और प्रिंसिपल डायगोनल के आपस के एलिमेंट को देखो, अगर ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, तो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होती है, शॉर्टकट है। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल को देखो, उसके सभी एलिमेंट हमेशा 0 आएंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे, और बचे हुए जो एलिमेंट हैं आपस में ये क्या होंगे, वैल्यू तो सेम होगी लेकिन साइन क्या होगा, इनके अपोजिट होंगे। तो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। कल अपन इसी के ऊपर बात करेंगे आगे जाके कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ कहाँ मिलती है, किसी भी मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको जो पढ़ाया है आज उसको पूरा पढ़े, एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ आ जाए और हो सकता है कुछ नहीं आए, लेकिन कल की क्लास 2 वीडियो क्लास के बाद आपकी एक्सरसाइज